Hi everyone, so welcome back to the Power Theft and Energy Management segment and today we'll be discussing unit number 3. यूनिट नंबर 3 में आज हम लोग जानेंगे एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑडिट के बारे में। कुछ एमसीक्यूज लेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स लेंगे जो काफी आपको हेल्प करेंगे आने वाले जो एग्जाम है आपको 8 सितंबर में। ठीक है, आप देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा आपको एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे एमसीक्यूज बेस्ड। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आपको स्टार्टिंग की फर्स्ट और 2 to 3 स्लाइड्स में थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग मिलेगी एनर्जी मैनेजमेंट की, जिससे आपको आइडिया लगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का और इस पर्टिकुलर यूनिट का। तो देखिए सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो कंटेंट्स है, वो मैंने बेसिकली ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से लिए हैं और ये काफी आपको हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है क्या। देखिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का अगर सेटअप देखा जाए तो ये 1 मार्च 2002 को सेटअप हुआ था। इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको सेटअप किया था और एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के थ्रू इसका सेटअप हुआ था। ठीक, तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का जो सेटअप हुआ है किस कंजर्वेशन एक्ट से हुआ है। तो याद रखिएगा 2001। ऑप्शन में 2001, 2002, 2003 भी होगा, बट आंसर क्या रहेगा आपका 2001। ठीक, मिशन क्या है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का? तो इस तरीके की पॉलिसीज बनाना है, स्ट्रेटेजीज बनाना है जो मार्केट के प्रिंसिपल्स को फुलफिल करे और एनर्जी नीड्स आने वाले समय पे हमारे पास क्या हो घटे। कैसे घटेंगी? क्योंकि हमारे पास एनर्जी एफिशिएंट मशीनरी यूज होंगी, ठीक है, डिफरेंट स्टार रेटिंग्स की। तो उन सारी चीजों के बारे में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का एक विजन है और एक पार्टिसिपेशन रोल है और एक मेजर स्टेक होल्डर की तरीके से प्ले करता है जो भी हमारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं वहां पे। अब आइए डिफिनीशन लेते हैं एनर्जी मैनेजमेंट की। देखिए अगर स्टेटमेंट अगर आपका इस तरीके से क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि एनर्जी मैनेजमेंट बेसिकली है क्या, तो एनर्जी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आपको यहीं से आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे ये बात करी जाती है कि द जुडिशियस एंड इफेक्टिव यूज ऑफ एनर्जी टू मैक्सिमाइज द जुडिशियस एंड इफेक्टिव यूज ऑफ एनर्जी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड इनहेंस कॉम्पिटिटिव पोजीशंस। तो अगर ये स्टेटमेंट आता और ये स्टेटमेंट पूछा जाए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि किसका स्टेटमेंट है, क्या ये एनर्जी एफिशिएंसी का स्टेटमेंट है, कंजर्वेशन का है, ये एनर्जी मैनेजमेंट का, तो याद रखिएगा ये जो स्टेटमेंट है एनर्जी मैनेजमेंट का है। तो यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है और आपको उस पर भी ध्यान देना है। एनर्जी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? जब भी हम एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो रिक्वायरमेंट्स के बारे में अगर बात की जाए तो रिक्वायरमेंट में सबसे पहले क्या है कि हमें क्या सेटअप करना पड़ेगा, एक एनर्जी मैनेजमेंट प्लान सेटअप करने पड़ेगा। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, हमारे पास प्लानिंग की जरूरत है और प्लानिंग क्या करनी है हमको, हमें एनर्जी मैनेजमेंट प्लान सेटअप करना है। ठीक है, एनर्जी मैनेजमेंट प्लान हमें सेटअप करना है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप जो हमको जरूरत होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या रिकॉर्ड्स हैं। तो हमें क्या करने पड़ेगा, स्टैब्लिश करना पड़ेगा जो एनर्जी रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो हमने स्टैब्लिश किया एनर्जी रिकॉर्ड्स। ओके फाइन। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा, हमें ये देखना होगा कि बाहर से कोई मदद मिल सकती है। तो हम लोग ये देखेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे कि बाहर से कोई हमको सपोर्ट मिल जाए। तो आइडेंटिफाई आउटसाइड असिस्टेंस, बाहर से हमारे पास क्या क्या असिस्टेंस मिल सकती है, इस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे। फोर्थ रिक्वायरमेंट अगर देखी जाए तो फोर्थ रिक्वायरमेंट में हमको ये देखना पड़ेगा कि फ्यूचर नीड्स क्या है। तो एक प्रॉपरली असेसमेंट होना चाहिए फ्यूचर नीड्स का एनर्जी मैनेजमेंट। उसके बाद फिफ्थ रिक्वायरमेंट अगर देखी जाए तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास फाइनेंशियल सोर्सेस क्या है जो कि एनर्जी मैनेजमेंट की प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, सिक्स स्टेप में अगर देखा जाए तो एनर्जी रिकमेंडेशंस, कुछ हमारे पास रिकमेंडेशंस मिलेंगे, ऑडिट होगा तो ऑडिट के थ्रू या किसी पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी के थ्रू हमें एनर्जी रिकमेंडेशन के बारे में आइडिया लगेगा। उसके बाद अगर सेवेंथ स्टेप देखा जाए जो एनर्जी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट को लुक आफ्टर करता है कि हम जो रिकमेंडेशन दिए जाएंगे उनको इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस आएगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन, जो भी रिकमेंडेशंस होंगे उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उनको लुक आफ्टर करेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए कम टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टीम वर्क का मतलब है कि हमारे बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन को भी एनर्जी कमेटी जो बनेगी उसमें एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए। तो इसका मतलब प्रोवाइड कम्युनिकेशन या फिर बुक में आपको लिएसन वर्ड का यूज होगा। लिएसन का मतलब ही यही होता है कि कम्युनिकेशन होता है दो या तीन मेंबर्स के बीच का और एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के थ्रू। तो लिएसन है, यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात हो रही है। ठीक, और ये कम्युनिकेशन किसके बीच में होगा, एनर्जी कमेटी।
क्योंकि एनर्जी कमेटी का बहुत बड़ा रोल है, अभी मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, और उसमें ये बताऊंगा कि एनर्जी कमेटी का बेसिकली पर्पस क्या है। उसके बाद जो लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं, लास्ट के 2 पॉइंट्स में बेसिकली हम लोग ये जानेंगे, सपोज करिए 8 पॉइंट हुआ, नाइन्थ जो वाला पॉइंट है रिक्वायरमेंट में, यहाँ पे जो जो स्ट्रेटेजीज हमने बनाई हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन रिकमेंडेशन अभी जो प्रीवियस पॉइंट से बनाया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लान कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज, किस तरीके से इन चीजों को कम्युनिकेट किया जाए। तो यहाँ पे क्योंकि कम्युनिकेशन इज अ समथिंग विच इज वेरी क्रूशियल, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज, तो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज का कॉन्सेप्ट आया, किस तरीके से जो हमने प्लानिंग की है वो कैसे कम्युनिकेट की जाए। और लास्ट पॉइंट में आ जाएगा इवेल्युएशन, कि जो हमने अभी एनर्जी मैनेजमेंट का प्रोग्राम बनाया है, इनमें जितनी भी हमारे स्टेप्स हैं उनका इवेल्युएशन होना बहुत जरूरी है। क्या कहीं पे कोई लैग है तो उसको हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इवेल्युएट प्रोग्राम इफेक्टिवनेस, प्रोग्राम किस चीज का है, एनर्जी मैनेजमेंट का है, ठीक। तो यहाँ पे इवेल्युएशन ऑफ प्रोग्राम हो गया, ठीक। अगली स्लाइड पे आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और यहाँ पे कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि हमारे पास किस पर्टिकुलर हायरार्की में कौन सा पर्टिकुलर मेंबर है और वो क्या लुक आफ्टर करता है। सपोज करिए एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम है, तो एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम की जो टॉप हायरार्की है, टॉप हायरार्की में अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट है, और ये जो वीपी है, वीपी हमारा कोई वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है, या फिर जो भी हमारे जो भी हमारे रोल ऑब्जेक्टिव्स होंगे प्रेसिडेंट के जस्ट नीचे वाली हायरार्की में, इनका बेसिकली काम अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट का काम है पॉलिसी लुक आफ्टर करना। उसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट ऑडिट प्लान को कंसीडर करेंगे, एनर्जी मैनेजर एजुकेशनल प्लान बनाएगा, उसके बाद उसके अंडर कुछ कोऑर्डिनेटर्स होंगे जो रिपोर्ट करेंगे उसको, ठीक। और फर्दर क्या होगा हमारा सिस्टम, स्ट्रेटेजिक प्लान जो लुक आफ्टर हो रहा होगा वो एम्प्लॉयज के थ्रू लुक आफ्टर हो रहा होगा, ठीक। तो मोर और लेस एनर्जी टीम हमारी इस तरीके की होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, एनर्जी जो टीम है, ये पूरी हमारी जो कमेटी है, एनर्जी टीम हम के पास बहुत सी चीजें होनी जरूरी। सबसे पहली बात, एनर्जी टीम को पूरी नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद न्यू एडवांसमेंट्स क्या है उसको ये भी चीज मालूम होनी चाहिए, न्यू एडवांसमेंट्स क्या है, किस एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक, एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस के बारे में मालूम होना चाहिए, और किस तरीके से जो पोटेंशियल न्यू टेक्नोलॉजी है उसके बारे में उसको मालूम होना चाहिए, कैसे सर्वे करना है, ठीक, कैसे सर्वे करना है, कुछ रिसर्च एरिया का भी फोकस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक। तो ये पूरा इस तरीके से एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है। अब आइए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं, स्पीड से इसको वाइंड अप करते हैं एमसीक्यू वाले सेक्शन को। देखो एनर्जी ऑडिट क्या होता है, एनर्जी ऑडिट बेसिकली क्या, वेरिफिकेशन भी होता है, मॉनिटरिंग, एनालिसिस, यूज ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही, इंक्लूडिंग सबमिशन ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट, प्लानिंग, रिकमेंडेशन, बिल्कुल सही, इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंसी, बिल्कुल सही, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, और कोई एक्शन प्लान सजेस्ट करना है जिससे कि एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न को हमारा क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए, बिल्कुल सही, सारे ऑप्शन सही हैं। तो एनर्जी ऑडिट का ये बेसिकली डिफिनीशन भी है, और ये सारे पॉइंट्स को कंसिडर किया जा सकता है। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट याद रखिएगा, अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन आ सकता था, तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट देखिए 2001 इसका आंसर है, ठीक। उसके बाद if L is the value of equipment at the end of its useful life, N is the number of years of useful life of equipment, P is the initial cost, then the annual depreciation rate is given by, कोई भी हमारा इक्विपमेंट होगा तो सबसे पहले क्या होगा, उसकी इनिशियल कॉस्ट क्या होगी, उसकी इनिशियल कॉस्ट जो कि एसेट की कॉस्ट है उसको कंसीडर करेंगे, माइनस लेफ्ट स्क्रैप लेफ्ट स्क्रैप कॉस्ट जो बचा हुआ होगा, अब उसकी क्या कीमत है, और कितने नंबर ऑफ ईयर उसको यूज किया, नंबर ऑफ यूजफुल ईयर्स यूज किया गया। तो अगर देखिए इनिशियल कॉस्ट यहाँ पे बताया गया है पी थी, और लेफ्ट स्क्रैप जो है बेसिकली इसको एल से रिप्रेजेंट किया गया है, नंबर ऑफ यूजफुल ईयर में क्या एन, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P माइनस एल डिवाइडेड बाई एन। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, राइट, ए ऑप्शन आ जाएगा। आइए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट क्या है, तो एनर्जी कॉस्ट को घटाना है, मिनिमाइज वेस्ट, ठीक है, और मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, बिल्कुल सही, सारे पॉइंट सही हैं, तो याद रखिएगा। रेशियो ऑफ करंट ईयर्स प्रोडक्शन टू द रेफरेंस ईयर प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्शन फैक्टर, बिल्कुल ये काफी इंपॉर्टेंट है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की साइट पे इस क्वेश्चन को हाईलाइट भी किया गया, तो याद रखिएगा प्रोडक्शन फैक्टर है। और प्रोडक्शन फैक्टर में बेसिकली क्या है, करंट ईयर प्रोडक्शन
टू द रेफरेंस ईयर, मतलब याद रखिएगा करंट ईयर प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय रेफरेंस ईयर प्रोडक्शन है, ठीक है। तो ये भी चीज याद रखिएगा, रेफरेंस ईयर प्रोडक्शन, ठीक। तो इसका रेशियो होता है और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फैक्टर। अगला पॉइंट लेते हैं, अगला क्वेश्चन है द पे पीरियड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of basically what, it is ratio of net investment to the net annual cash flow। याद रखिएगा net investment to the net annual cash flow को क्या बोलते हैं, जो इसका रेशियो आता है उसको बोलते हैं पे पीरियड। पे पीरियड रेशियो किसका, नेट इन्वेस्टमेंट टू द नेट एनुअल कैश फ्लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, क्लाउड बेस्ड एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है, इसकी एबिलिटी क्या है, तो इसकी एबिलिटी रिमोटली कंट्रोल HVAC भी है, कलेक्ट रियल टाइम डेटा भी है, जनरेट इंटेलिजेंट स्पेसिफिक एंड रियल टाइम गाइडेंस, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब सारे ऑप्शंस हमारे सही है। इस ऑप्शन का कोई भी मतलब नहीं है, जो ओनली बी एंड सी वाला ऑप्शन, इसका कोई भी मतलब नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ दीज में कौन कौन से आ रहे हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी, डी का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन है, ए बी और सी हमारे तीनों क्या है, सही है, ठीक। तो ऑल ऑफ दीज हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ स्टीम बेस्ड हॉट वाटर जनरेशन बाय सोलर सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ। इसका आंसर क्या है, एनर्जी सब्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब क्या है कि आप रिप्लेस कर रहे हैं स्टीम बेस्ड हॉट वाटर जनरेशन को सोलर सिस्टम से, तो ये सीधी सीधी बात है, एनर्जी का सब्स्टिट्यूशन है। उसके बाद अगला पॉइंट लेते हैं, रिडक्शन ऑफ यूटिलिटी लोड प्राइमरीली ड्यूरिंग पीक डिमांड इज नोन एज। अभी मैंने आपको जब डिमांड साइड मैनेजमेंट पढ़ाया था यूनिट नंबर 4 में, तो इस चीज के बारे में काफी एनालिसिस की थी, और इसको बोलते हैं बेसिकली पीक क्लिपिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके वन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी किलो कैलोरी ऑफ हीट यूनिट्स। तो इसका आंसर क्या होगा, 860 किलो कैलोरी, 860 किलो कैलोरी। उसके बाद अगला पॉइंट लेते हैं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज जनरली, अगर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डेल्टा कनेक्टेड विद सेकेंडरी स्टार कनेक्टेड, ठीक है। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज जनरली डेल्टा कनेक्टेड विद सेकेंडरी स्टार कनेक्टेड, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं अगला पॉइंट पे, स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्री ऑडिट फेज। क्या 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 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं प्री ऑडिट फेज में, तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ दी अबव। याद रखिएगा ऑल ऑफ दी अबव। प्री ऑडिट फेज बेसिकली जहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, वॉक थ्रू ऑडिट होता है और इनफॉर्मल इंटरव्यू होता है, ठीक है, प्लांट पर्सोनल्स के थ्रू, ठीक। तो उससे आइडिया लगता है कि बेसिकली जो प्लांट है हमारा वो एक्चुअली है क्या, उसमें किस किस तरीके के कंपोनेंट्स हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस है। तो एक तरीके का रिकॉर्ड बनाया जाता है और एक एनालिसिस की जाती है, ठीक है। तो प्री ऑडिट फेज में ये सारे पॉइंट्स कवर अप होते हैं। उसके बाद रूल्स ऑफ अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम प्रोविजन, ठीक है, फॉर मीटरिंग अर्थिंग एंड फॉर अदर इंस्टॉलेशन मैटर्स आर इन अकॉर्डेंस विद द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट। तो ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट जो है हमारा 1948 का है, याद रखिएगा 1948 का है, ठीक है। जहाँ पे मीटरिंग, अर्थिंग और अदर इंस्टॉलेशन मैटर के बारे में बात करी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 का है, ठीक। बेंचमार्किंग पैरामीटर फॉर एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट, इनमें से क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए इसमें हमेशा जो एसी का अभी जब भी बात करते हैं तो ये बेसिकली यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ये जो टन वाली आइडेंटिटी है इसको याद रखिएगा। उसके बाद the percentage of energy saved at the current rate of use compared to the reference year rate of use is called as, ये बहुत आसान क्वेश्चन है और इसको बोलते हैं एनर्जी परफॉर्मेंस। याद रखिएगा इसको बोलते हैं एनर्जी परफॉर्मेंस। बहुत क्लोजर आंसर्स हैं इसलिए इन सब चीजों को एज इट इज याद कर लीजिएगा। द परसेंटेज ऑफ एनर्जी सेव्ड एट द करंट रेट ऑफ यूज कंपेयर टू द रेफरेंस ईयर रेट ऑफ यूज को क्या बोलते हैं, एनर्जी परफॉर्मेंस बोलते हैं। उसके बाद विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मॉनिटर O2 एंड CO इन फ्लू गैसेस, ठीक है। तो इसका आंसर बेसिकली क्या है, कंबशन एनालाइजर है, ठीक, कंबशन एनालाइजर है, ठीक। तो फ्लू गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं तो कंबशन गैस एनालाइजर है। अदरवाइज अगर इंस्ट्रूमेंट में ये खाली लिखा रहता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तब आप यहाँ पे फायराइट यूज कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मॉनिटर
O2 एंड CO इन फ्लू गैसेस, तो इसका आंसर क्या है, कंबस्शन एनालाइजर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लक्स मीटर इज यूज्ड टू मेजर इल्यूमिनेशन लेवल। मैंने बताया था लक्स मीटर किस लिए यूज होता है, इल्यूमिनेशन लेवल यूज होता है। इल्यूमिनेशन का मैंने बताया था आपको फॉर्मूला जब मैं पढ़ा रहा था। इल्यूमिनेशन होता क्या है, इल्यूमिनेशन का मतलब है वन वन ल्यूमन वन ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, और इल्यूमिनेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, लक्स भी होती है, ठीक। और वन ल्यूमन, ल्यूमन किसकी यूनिट होती है, ये हमारी यूनिट होती है ल्यूमिनस फ्लक्स की, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर सीमेंट प्लांट द पैरामीटर किलोवाट आवर पर मेट्रिक टन ऑफ क्लिंकर, ये बेसिकली क्या हमारा रिलेट करता है, ये बेसिकली हमारा रिलेट करता है एनर्जी इंडेक्स पैरामीटर, ठीक है, एनर्जी इंडेक्स पैरामीटर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एनर्जी मैनेजर शुड बी वेल वर्स्ड विद। तो एनर्जी मैनेजर जो हमारा, अभी मैंने आपको बताया था एनर्जी मैनेजमेंट में उनको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग स्किल, या मैनेजरियल और टेक्निकल स्किल्स, या मार्केटिंग स्किल्स, मैनेजरियल स्किल या कॉमर्शियल स्किल्स। तो याद रखिएगा जो एनर्जी मैनेजर है था हमारा हायरार्की में, उसको मैनेजरियल स्किल और टेक्निकल स्किल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक, याद रखिएगा मैनेजरियल और टेक्निकल स्किल्स के। उसके बाद एनर्जी पॉलिसी डज नॉट इंक्लूड, इनमें से 4 पॉइंट्स दिए हैं, उसमें एनर्जी पॉलिसी किस पॉइंट को नहीं इंक्लूड करती है, तो ये हमारा क्या है, डी वाला पॉइंट है। फ्यूचर प्रोडक्शन प्रोजेक्शन के बारे में हम नहीं कमेंट कर सकते हैं, बट टारगेट एनर्जी कंजम्पशन रिडक्शन के ऊपर बात कर सकते हैं, टाइम पीरियड फॉर रिडक्शन के ऊपर बात कर सकते हैं, और डिक्लेरेशन के ऊपर बात कर सकते हैं, ठीक। बट फ्यूचर प्रोडक्शन जो है हमारा, फ्यूचर प्रोडक्शन वाला जो केस है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा नहीं कर सकते हैं, ठीक। CO2 मेजरमेंट ऑफ फायराइट किट इज बेस्ड ऑन, बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, वॉल्यूम बेसिस ड्राई, याद रखिएगा CO2 मेजरमेंट ऑफ फायराइट किट इज बेस्ड ऑन वॉल्यूम बेसिस, ठीक है, और ये ड्राई होना चाहिए। उसके बाद नॉन कॉन्टैक्ट स्पीड मेजरमेंट कैन बी कैरीड आउट बाय स्ट्रोबोस्कोप, याद रखिएगा स्ट्रोबोस्कोप से नॉन कॉन्टैक्ट स्पीड मेजरमेंट्स किए जाते हैं, स्ट्रोबोस्कोप से, बिल्कुल ध्यान के, नॉन कॉन्टैक्ट स्पीड मेजरमेंट बोला जा रहा है, नॉन कॉन्टैक्ट स्पीड मेजरमेंट, तो स्ट्रोबोस्कोप। उसके बाद इंफ्रारेड के बारे में बात करते हैं, तो इंफ्रारेड थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर व्हाट, इट इज यूज्ड टू मेजर सरफेस टेम्परेचर इंफ्रारेड थर्मोमीटर। और ये यहाँ पे जो इंफ्रारेड थर्मामीटर है, ये मैंने आपको बताया थर्मल इमेजिंग में भी यूज होते हैं, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है द बेंच मार्किंग पैरामीटर्स फॉलोड इन इक्विपमेंट यूटिलिटी रिलेटेड इन इंडस्ट्रीज। इसका आंसर क्या होगा कि जो यूटिलिटीज है किस तरीके कौन कौन से बेंच मार्किंग पैरामीटर्स को फॉलो करता है, तो ये अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था रेफ्रिजरेशन के लिए पहला पॉइंट, ठीक है। इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ थर्मल एफिशिएंसी भी को भी हमारा बॉयलर प्लांट की कंसीडर करता है। किलोवाट आवर न्यूटन मीटर क्यूब जो कंप्रेस्ड एयर जनरेटर है, इसको जनरेटेड है, इसके ऊपर भी बात होती है, किलोवाट आवर पर लीटर जो डीजल पावर जनरेशन प्लांट है। इस तरीके के पैरामीटर्स की एनालिसिस की जाती है, और ये सारे हमारे बेंच मार्किंग पैरामीटर्स हैं जो कि इक्विपमेंट और यूटिलिटी बेसिकली आपस में कोरिलेट करते हैं जब भी हम लोग इंडस्ट्रीज को कंसीडर करते हैं, ठीक। उसके बाद अगला आता है, अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि द टूल यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड लॉजिकल इवैल्यूएशन। बहुत अच्छी बात है कि परफॉर्मेंस असेसमेंट और लॉजिकल इवैल्यूएशन ऑफ एवेन्यूज के बारे में बात करी जा रही है, जिससे कि हमारी जो एनर्जी मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव किया जा सके और ऑडिट भी अकॉर्डिंगली किया जा सके। तो इस चीज को बेसिकली क्या बोलते हैं, बेंच मार्किंग बोलते हैं, याद रखिएगा बेंच मार्किंग। तो द टूल यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड लॉजिकल एवेल्युएशन ऑफ एवेन्यूज फॉर इंप्रूवमेंट इन एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑडिट, इसको बोलते हैं बेंच मार्किंग, याद रखिएगा बेंच मार्किंग बोलते हैं। उसके बाद एयर वेलोसिटी इन डक्ट्स कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग मैनोमीटर, ठीक। तो यहाँ पे एक तो मैनोमीटर हो गया एयर वेलोसिटी, और दूसरा कोई तरीके से मेजर किया जा सकता है, तो याद रखिएगा पिटॉट ट्यूब से किया जा सकता है, पिटॉट ट्यूब से भी एयर वेलोसिटी डक्ट्स हमारी मेजर हो सकती है, तो ठीक, ये ऑप्शन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 लेते हैं, द फैक्टर्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन डिसाइडिंग द फाइनल कॉस्ट ऑफ परचेज इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन से फैक्टर है, तो ये सारे फैक्टर है, इनको लाइन वाइज लाइन देख लीजिएगा, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड, चार्ज कितनी है, एनर्जी चार्जेस क्या है, टाइम ऑफ डे चार्जेस क्या है, पीक और नॉन पीक पीरियड में पावर फैक्टर चार्ज क्या है, और जो भी ऑप्शन है ये सारे करेक्ट है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। उसके क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं,
विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मॉनिटर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्लू गैसेस, तो कंबशन एनालाइजर इसका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, और थोड़ा सा एनर्जी ऑडिट के बारे में जानते हैं और एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि द नीड फॉर मैनेजरियल स्किल्स इन एनर्जी मैनेजमेंट, जो मैनेजरियल स्किल्स है एनर्जी मैनेजमेंट में, उसकी क्या जरूरत है? हम टेक्निकल नॉलेज है हमारे पास, तो मैनेजर्स की क्या जरूरत है? तो देखिए जो ये मैनेजरियल स्किल्स है इनमें क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक, सबसे पहली चीज क्या है, जो भी मैनेजर होगा उसके अंदर मैनेजरियल स्किल इस तरीके से होनी चाहिए कि वो अवेयर हो, लोगों को मोटिवेट कर सके डिफरेंट लेवल्स पे। ठीक, दूसरा बात, स्ट्रक्चर और पोजिशनल जो प्रोसीजर है, अगर उसमें कोई चेंजेस की जरूरत है तो वो उसको भी लुक आफ्टर कर सके, प्रॉपरली मॉनिटर कर सके जो भी एनर्जी कंजम्पशन डिमांड्स हैं, नॉर्मल टारगेट भी उसको सेट करना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशनल और पीपल के जो चेंजेस हैं, जो उनके बिहेवियर एनालिसिस है, उसको भी इसको लुक आफ्टर करना पड़ता है। ठीक है, खाली कैंपेनिंग करने से या अवेयरनेस कैंपेनिंग करने से इंडस्ट्री में कि आप सपोज करिए कि आप सिस्टम को इफिशिएंट कर सकते हैं, तो कैंपेनिंग करना भी है, बट कैंपेनिंग को इस तरीके से करना है कि जो अवेयरनेस ड्राइव हो वो लोगों तक पहुंचे और एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन जो एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न का है, कंज्यूमर इस चीज को समझे। खाली वर्बली बोलना ठीक है, बट किसी रिसर्च या किसी एनालिसिस के अगर आप कैंपेनिंग कर रहे हैं तो वो फ्रूटफुल नहीं होगी, बट एक रिसर्च रिकॉर्ड कंज्यूमर सर्वे सर्वे लेकर और कंज्यूमर को ये चीज बताना चाहिए कि सिग्निफिकेंट जो रिडक्शन आप एनर्जी कंजम्पशन पे कर सकते हैं वो अपने एंड पे कर सकते हैं। ठीक, तो मैनेजरियल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे अवेयरनेस, लोगों को मोटिवेट करना, पूरी तरीके से सिस्टम को समझना, मॉनिटरिंग करना, रिसर्च करना, टारगेट सेटिंग को एनालाइज करना, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती है, एनर्जी मैनेजर के अंदर होती है। तो मैनेजरियल स्किल भी हमारी एनर्जी मैनेजर के अंदर होनी चाहिए और टेक्निकल स्किल भी होनी चाहिए। ठीक, अगला पॉइंट लेते हैं कि एनर्जी पॉलिसी का क्या सिग्निफिकेंस है। तो देखिए एनर्जी पॉलिसी लाइकवाइज देखिए हर जगह होता है, पॉलिसी मेकिंग का प्रोसेस, सबसे ऊपर की जो हायरार्की होती है वो पॉलिसी मेकिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप करती है। तो ये अपर जो ये क्या होता है कि इसमें जो एनर्जी मैनेजमेंट का प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि इस तरीके का प्रोग्राम बनाया जाता है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को फुलफिल कर सके, और एक पॉलिसी स्टेटमेंट है जो कि जो भी एनर्जी है उसकी रिलायबिलिटी, उसकी सिक्योरिटी को लुक आफ्टर कर सके, और एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न को किसी पर्टिकुलर बजटरी लिमिट्स के अंदर मेंटेन कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजों के बारे में बात है। उसके बाद अगला पॉइंट लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं एनर्जी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के, ये हमने आपको पहले ही अभी बता दिया था, बट फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट अप्रोच होनी चाहिए, जहाँ पे प्लानिंग के बारे में बात है। आप अपॉइंट करिए एनर्जी मैनेजर, एनर्जी मैनेजर इस तरीके का होना चाहिए कि उसके अंदर मैनेजरियल स्किल्स भी हो, टेक्निकल स्किल्स भी हो। फिर आप सेटअप करिए एनर्जी मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम, कंडक्ट करिए एनर्जी ऑडिट, प्रिपेयर करिए एनर्जी मैनेजमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट्स के बारे में। फिर आप अंडरटेकिंग प्रॉपरली जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन की किस तरीके से की जा रही है उसको देखिए, और फिर देखिए एनुअल रिव्यू क्या है, क्या रिकमेंडेशन है। इन सारी चीजों को लुक आफ्टर करते हुए, अवेयरनेस को पॉइंट ऑफ व्यू में लेते हुए आप एनर्जी मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी को एक प्लान बना सकते हैं। ठीक, उसके बाद आइए समझते हैं डिटेल एनर्जी ऑडिट क्या होता है। देखिए डिटेल एनर्जी ऑडिट में हमारे जो फेजेस हैं उसमें से सबसे पहला फेज है प्री ऑडिट फेज, दूसरा है ऑडिट फेज, तीसरा है हमारा पोस्ट ऑडिट फेज। तो प्री ऑडिट फेज में क्या करते हैं, प्लान एंड ऑर्गेनाइज करते हैं, वॉक थ्रू ऑडिट होता है इसमें, इनफॉर्मल इंटरव्यू विद प्लांट पर्सोनल होता है। इससे फायदा क्या होता है कि हम प्लांट के बारे में जो भी ऑडिट मैनेजर होगा उसको कुछ आइडिया लगेगा कि प्लांट में क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या एंटिटीज है, क्या कंजम्पशन पैटर्न है, क्या बेसिकली किस किस रेटिंग के आपके इक्विपमेंट लगे हुए हैं। तो प्री ऑडिट फेज में ये रहता है। डिटेल्ड ऑडिट जो हमारा ऑडिट फेज होता है, प्री ऑडिट के बाद ऑडिट फेज होता है, इसमें हम लोग सारा डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने का मतलब क्या, ऑडिट मैनेजर क्या करेगा, प्राइमरी डेटा कलेक्शन करेगा, सर्वे करेगा, मॉनिटर करेगा, सारी चीजें जो आपने अभी एक इनफॉर्मल इंटरव्यू में बताई उन सारी चीजों को देखेगा। फिर कुछ ट्रायल्स करेगा, एक्सपेरिमेंट्स करेगा। फिर जो एनर्जी यूज आपने उनको यूज कर रहे हैं उसका आइडेंटिफिकेशन होगा। कुछ डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज के बारे में एनालिसिस करेगा कि आप क्या हुई या नहीं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बारे में बात करेगा,
उसका रिपोर्ट बनाएगा, प्रिपरेशन करेगा, उसके बाद उस रिपोर्ट को प्रेजेंट करेगा, जो भी प्लांट के पर्सनल्स होंगे और मैनेजमेंट होंगे उनको वो पूरी सारी जिसने ऑडिट फेज के अकॉर्डिंगली सारी एनालिसिस की होगी उसके बारे में एक रिपोर्ट बना के प्लांट के पर्सनल्स को प्रेजेंट करेगा। पोस्ट ऑडिट फेज में क्या होगा, जो भी इम्प्लीमेंटेशन है और जो भी फॉलोअप्स बताए जाएंगे अभी ऑडिट फेज में, उनको पोस्ट ऑडिट फेज में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक, अगला आता है व्हाट आर द बेस लाइन डेटा दैट एन ऑडिट टीम शुड कलेक्ट व्हाइल कंडक्टिंग द डिटेल एनर्जी ऑडिट। जब डिटेल एनर्जी ऑडिट हो रही होती है तो जो डेटा कलेक्शन का फेज होता है, जो कि ऑडिट फेज होता है, उसमें क्या क्या होता है, सबसे पहली चीज क्या है कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज की गई, क्या क्या प्रोसेस है आपके यहाँ, किस तरीके के इक्विपमेंट्स हैं, इनकी सारी डिटेलिंग, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या है, किस किस तरीके के आपने मटेरियल यूज किए हैं, क्या आपके यहाँ इनपुट है, कितने अमाउंट का मटेरियल यूज किया है, वाटर कंजम्पशन क्या है, फ्यूल कंजम्पशन पैटर्न क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न क्या है, स्टीम का कंजम्पशन पैटर्न क्या है, और क्या आपने कोई और भी कोई इनपुट्स लिए जैसे कंप्रेस्ड एयर, कूलिंग वाटर, या क्वांटिटी, या क्या क्या तरीके के वेस्टेज हैं, किस किस तरीके के हैंडलिंग प्लांट्स है आपके यहाँ, क्या परसेंटेज रिजेक्शन है, रीप्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग का कोई मेथोडोलॉजी है या नहीं, या कोई प्रोसेस है या नहीं, उसके बाद क्या एफिशिएंसी है और कितना आपका यील्ड आ रहा है। तो इतनी सारी चीजें डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट में एनालिसिस की जाती हैं। उसके बाद सपोज करते हैं कि एक कुछ क्वेश्चन है कि what is the distinguish point between the preliminary energy audit and detailed energy audit। ये कैसे समझ में आएगा कि हमारा जो ऑडिट है वो प्रिलिमिनरी ऑडिट है या फिर डिटेल्ड ऑडिट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए प्रिलिमिनरी ऑडिट में, ये प्रिलिमिनरी ऑडिट है, एनर्जी ऑडिट होने से पहले एक जस्ट छोटी सी एक्सरसाइज होती है और इसको करना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, बेसिकली खाली हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, हर जगह पे क्या किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो देखिए आइडेंटिफाई, अब आइडेंटिफाई में क्या होगा कि आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या वहां पे इक्विपमेंट्स हैं, क्या इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स हैं, और किस तरीके का बेसिकली जो एग्जिस्टिंग डेटा है आपका वो क्या है वहां पे, और किस किस तरीके के प्रोसेस है। तो बस एक तरीके का आइडिया ले लिया जाता है जहाँ पे आइडेंटिफाई वाला ही काम है ना। बट ये चीज जो अगर डिटेल एनर्जी ऑडिट में आएंगे तो डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट में पूरा आपका पूरा आपको मालूम है, डेटा कलेक्शन से लेकर सर्वे से लेकर, ठीक है, और एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न्स को लेकर रिसाइकलिंग तक लेकर, क्या कैसे चीजें आप कैसे जो भी प्रोसेस है वो इम्प्लीमेंट हुए हैं, उनमें क्या क्या इनपुट्स थे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी, क्या एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न्स थे, पूरी रिसर्च होती है। उसके बाद फॉलोअप्स बताए जाते हैं, रिकमेंडेशन बताए जाते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस होता है। तो डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट में सारे फेजेस है, और क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, और किस तरीके से आपके यहाँ जो बेसिकली जो कैलकुलेशंस हो गए हैं, जो प्रोजेक्ट कास्ट कॉस्ट है उसको क्या एस्टिमेशन है। तो ये सारी चीजें आपके जो बिल है उसके ऊपर इफेक्ट करती हैं, और इन सारी सारी चीजों को हम लोग बेसिकली डिटेल एनर्जी ऑडिट में कंसिडर करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एनर्जी मैनेजमेंट एंड एनर्जी ऑडिट, एंड bit exhausted after this particular lecture, but I hope that this particular segment will certainly help you. And if you find some good questions, please do comment in the comment box so that other people can look after those questions as well. So thanks for watching. Have a good day. God bless you all.